नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन 17 अगस्त 2022 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के, जीके के, रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में लेकर आए। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आज हमारा आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आज हम लोग तीसरा सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तीनों सेट का मतलब आरआरबी ग्रुप डी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो अभी तक 2 शिफ्टों का सॉल्यूशन नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तो वो सही उत्तर हो जाएगा टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो इसका सही उत्तर होगा किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहां पर पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। गार्ड सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपनी प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो सरकार का संसदीय स्वरूप, ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रखा, कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखा है। देखिए सर, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला आपको पता होगा, दर्पण सूत्र जिसको कहते हैं 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। हाँ या ना? अब देखिए, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव, 3 मीटर की दूरी पर है तो यहाँ पर u क्या होगा, नेगेटिव। हाँ या ना? अब फोकस दूरी पॉजिटिव है मतलब f पॉजिटिव, और फोकस दूरी यहाँ पर 2 है तो मतलब 1/2 इज इक्वल टू पूछ रहा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 1/b। अब देखिए u क्या है, नेगेटिव में मतलब 1/-3। ये 1/-3 इक्वल के उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/b बराबर हो गया 1/2 प्लस 1/3। यहाँ से एलसीएम लेंगे 1/v, 2 और 3 का एलसीएम तो इधर 6 हो जाएगा। 2 का टेबल में 6 3 बार में और 3 का टेबल में 6 2 बार में, तो 3 + 2 हो गया सर 5/6। तो 1/v बराबर 5/6, तो v बराबर हो जाएगा 6/5 मीटर, और 6/5 मीटर का मतलब हो गया 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। अब समझिए ये v क्या है सर, प्रतिबिंब। अब ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब यहाँ पर आया उसका वैल्यू प्लस में, उसका जो वैल्यू आया वो किस में आया है सर, प्लस में। और जब प्लस में आ गया तो ये प्लस ये बताता है, प्लस क्या करता है, ये बताता है कि उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4x² + 7x - 21 = 0 के मूलों का योग क्या होगा? तो आप सभी को पता है सर, मूलों के योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ax² + bx + c = 0, तो उसके मूलों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल जिसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं उसका वैल्यू होता है c/a। तो मूलों का योग पूछा है मतलब अल्फा प्लस बीटा। -b, तो -b क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ b, लेकिन साइन माइनस में। यहाँ पे कॉफिशिएंट सॉरी b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर 7 है लेकिन साइन -a 4, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -7/4। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3, ये 3 क्या हुआ, 2 और 1, फिर इस 3 के बाद 4, तो यहाँ 7 कैसे आए, 4 और 3 7, तो 7 के बाद 8, तो अब बार 8 और 7 15, और आखिरी में होगा 16। 15 से शुरू 16 से खत्म, ये दोनों ऑप्शन गया, बचा ये दोनों में। देखिए ए सी के जस्ट बाद डी, एफ के जस्ट बाद जी, तो आई के जस्ट बाद जे, तो 15 के बाद जे से शुरू होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 0.16 पर रेकरिंग प्लस 0.15 पर रेकरिंग माइनस 0.13 पर रेकरिंग।
तो अगर आप अच्छे से समझिएगा 0.16 पर रेकरिंग, तो रेकरिंग हटाएंगे तो जितना नंबर पे रेकरिंग है उतना नो, डेसिमल के बाद जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0, तो 16/90। अब यहाँ पर देखिए 1 पे रेकरिंग नहीं है तो 1 मिनट पहले देखिए ये नंबर को एज इट इज लिख लेते हैं। जिस नंबर पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाते हैं, तो 1 पे नहीं है तो घटा दिए, डिवाइडेड बाय जितने नंबर पे रेकरिंग 9, जितने पे नहीं उतना 0। अब इसी को उसी तरीके से लिखेंगे, तो 15 पर डेसिमल के बाद 15 कितना पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाएंगे, डिवाइडेड बाय जितना पे रेकरिंग है उतना 9, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे 13 - 1/90। अब यहाँ पे 16 - 1/90 मतलब 15/90 प्लस 14/90 माइनस 12/90, हाँ या ना। 14 में से 12 गया हो गया 2, तो 15/90 प्लस 2/90, तो 15/90 प्लस 2/90 तो हो जाएगा 17/90। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो वो दक्षिण की ओर होती है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए आज मैं करा दे रहा हूं, लेकिन आने वाले शिफ्टों में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है, जैसे बोलता है वैसे करते जाइए। आपको पता है मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 5 से जो 24 जून 2025 के बीच में चला था, मैंने उसके सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया। एएलपी के भी मैंने सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया, आरआरबी जेई, टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई, कांस्टेबल, उन सारे सभी शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है। सारे के सारे प्रश्न 2025 में पूछे गए, जाकर देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। क्वेश्चन है, एक लड़की बिंदु x से उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है। देखिए मैं बोल रहा हूँ आज करा दे रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, फिर मैं नहीं कराऊंगा, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन। x से उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है, x से उत्तर की ओर 70 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा, तो बायां तो इधर ही होगा सर, बायां मुड़ा और कितना मीटर चला फिर 150 मीटर, फिर वह पुनः बायां मुड़ा और कितना मीटर चली 70 मीटर, हाँ या ना। फिर वह एक बार बाएं मुड़ती है और कितना मीटर चलती है 90 मीटर, कितना मीटर चली 90 मीटर, ठीक है। थोड़ा कलम चेंज कर लेते हैं। फिर वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है, दाएं मुड़ी सर, तो दाएं मुड़ी तो इधर ना, तो कितना मीटर चली 100 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ती और 60, देखिए यहाँ से यहाँ 90, तो यहाँ से यहाँ क्या 60, फिर वह बाएं मुड़ी और 60 मीटर चली। अब बिंदु जेड पर पहुंचती है, इस बिंदु का नाम दे दिया जेड। कहता बिंदु जेड से बिंदु एक्स कितनी दूर और किस दिशा में? तो देखिए यहाँ से यहाँ 60, तो यहाँ से यहाँ भी 60, तो इसको जाना पड़ेगा एक्स पर पहुंचने के लिए 100 नीचे गया है तो 100 मीटर ऊपर की ओर, 100 मीटर ऊपर की ओर। कर बिंदु जेड से बिंदु एक्स दूर और किस दिशा में? बिंदु जेड जो है ना, बिंदु एक्स से किस दिशा में? तो देखिए दक्षिण दिशा में। कितना मीटर दूर? तो 100 मीटर दूर। अगर ये पूछता कि एक्स जेड से किस दिशा में, बिंदु एक्स जेड से, तो 100 मीटर उत्तर की दिशा में, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस हस्ती की पहचान कीजिए जिन्होंने खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अवनी लेखरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से क्या क्वेश्चन है, हाँ वही देखिए फिर से मुड़ने वाला। गायत्री अपने घर से निकलकर दक्षिण की ओर 100 मीटर चलती, ये गायत्री का घर है। अपना घर से निकली 100 मीटर, दक्षिण में गई तो दक्षिण तो नीचे होगा, फिर वह दाएं मुड़ती है। तो अब देखिए सर दक्षिण में जा रही है तो दाएं मुड़े और 120 मीटर गई, दाएं मुड़ने के बाद वो 120 मीटर गई, फिर वह दाएं मुड़ी और 100 मीटर गई, फिर वह दाएं मुड़ी 100 मीटर गई, अंत में पुनः दाएं मुड़ी और 180 मीटर गई, अंत में पुनः दाएं मुड़ी और 180 मीटर गई। अब वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर है? तो आरंभ बिंदु तो ये, तो इस आरंभ बिंदु से वो कितनी दूर है? तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 120, यहाँ से यहाँ की दूरी 120, तो यहाँ से यहाँ की दूरी
120 मीटर। तो बचा कितना, तो यहाँ से यहाँ 180, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 180 माइनस 120 मतलब 60 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर बंगाली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है सर। 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 6 गुना है। देखिए फादर है और सन है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। अब एक बात बताइए, दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हमेशा क्या होता है सेम। लेकिन क्या यहाँ सेम है? नहीं। तो सेम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, तो 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पर है 2 का अंतर। तो ये जितने का अंतर नीचे है उसको ऊपर वाले से, जितने का अंतर ऊपर है उसको नीचे वाले से गुना करेंगे। तो 6 गुना 2 तो यहाँ करेंगे 6 दूनी 12 और 1 से 2 यहाँ पे करेंगे तो 5 तिया 15 और इधर 5। देखिए ये 6 वर्ष पहले, ये 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर इनके बीच आयु का जो डिफरेंस है 9 वर्ष और यहाँ पे डिफरेंस है 3 यूनिट का, मतलब 3 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 9 वर्ष। 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 9 वर्ष, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 3 वर्ष। आया ना। कर का पुत्री की वर्तमान आयु, तो मान लेते हैं अगर पुत्री की वर्तमान आयु नहीं है, ये 3 वर्ष बाद की आयु। देखिए 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु 5 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा सर 5 गुना 3 मतलब 15 वर्ष। ये 15 वर्ष कब है सर? ये 15 वर्ष है 3 वर्ष बाद की आयु। ये 15 है 3 वर्ष बाद, तो वर्तमान में उसकी आयु क्या होगी? तो 15 में से 3 गया तो 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे ऑफ कैलेंडर ईयर इज एक्नॉलेज एज द रेयर डिजीज डे? 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ ले और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितनी व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर है? क्या रखा? ऐसा व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिसके पहले वोवेल और बाद भी वोवेल, मतलब 2 वोवेल के बीच में कॉन्सोनेंट। 2 वोवेल, देखिए एक यहाँ पर है, 2 वोवेल के बीच में एक कॉन्सोनेंट, और देखिए कहाँ पर है, यहाँ देखिए 2 वोवेल के बीच में एक कॉन्सोनेंट, यहाँ देखिए 2 वोवेल के बीच में एक कॉन्सोनेंट, और कहाँ पर है, और यहाँ देखिए 2 वोवेल के बीच में एक कॉन्सोनेंट, और देखिए कहाँ पर है, यहाँ देखिए 2 वोवेल के बीच में एक कॉन्सोनेंट। टोटल कितना है? 5। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो यहाँ पर सही हो सकता है। देखिए 3 में कितना जोड़े 7? 4। 7 में कितना जोड़े 13? 6। 13 में कितना जोड़े 21? 8। 21 में कितना जोड़े 31? 10। तो 31 में कितना जोड़ेंगे? 12। तो 31 में 12 जोड़े तो 43, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्या है? 6 गुना 4 24। 6 गुना 4 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25। उसी तरीके से 9 गुना 3 27, 27 में 1 जोड़ेंगे 28। सेम पैटर्न यहाँ पे 7 गुना 3 21, 21 में 1 जोड़ दिए 22, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? देखिए सर, पेयजल का कीटाणु मुक्त बनाना, ये बात सही है। सोडा एसिड अग्निशामक में भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में भी। केक बेकिंग सेकने हेतु, ये बात बिल्कुल सही गलत है सर, खाने में इसका बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य। अब देखिए जो संख्या 4 से विभाज्य होगा वो संख्या 2 से तो 100% विभाज्य होगा। तो हमको यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक कर लेना है 4 से। कहाँ? 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या शुरू तो 10 से होता है, लेकिन 4 से लगने वाला पहला संख्या 12 और आखिरी 2 अंक की संख्या जो 4 से लगती है वो है 96। तो टोटल कितनी संख्या है 12 से 96 के बीच में? तो 96 में से 12 गया,
96 में से 12 गया, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 84। अब इस 84 को 4 से डिवाइड करेंगे और ये वैल्यू निकलता है n-1 का। एक्चुअली जो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ tn को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, वही हम लोग डायरेक्ट लिख लिए। ये 4 इस 84 को काटेगा 21 बार में, तो n-1 बराबर 21, तो n बराबर निकल के आएगा 22। मतलब टोटल 22 ऐसी संख्या है 2 अंकों वाली जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है, और 2 और 4 कहने का मतलब 4 से विभाज्य है। देखिए अब इस चीज के बारे में ऊपर ही कंसेप्ट समझाए थे, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग, तभी समझाए, तो मूलों का योग होता है सर अल्फा प्लस बीटा, और वो होता माइनस बी वाई। तो यहाँ पर देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ही माइनस बी कहलाता है, तो माइनस बी बटे ए तो यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 5 है, और मूलों का योग 9, मतलब अल्फा प्लस बीटा का ही वैल्यू 9 है, तो 9 बराबर माइनस बी बटे 5। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या होगा, ये 5 9 की तरफ जाके गुना होगा, तो 9 गुना 5 मतलब 45, तो b का मान हो गया -45। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे, तो गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि x बराबर इतना, ठीक है, तो इनके बीच में समानुपात, तो पहले x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो 5 प्लस x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4 7 11, यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 6 दूनी 12 और 9 21, और y इसका निकालना है समानुपात, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 7 बट्टे 11, ये बराबर होगा 21 बट्टे y के, तो ये 7 इस 21 को काटा 3 बार में, ये y इधर आया, 11 इधर आके गुना होगा, तो 11 गुना 3 मतलब 33, मतलब y बराबर 33, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम पढ़ाई शिक्षालय आरंभ किया? तो देखिए ये उस समय का करंट है, इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो देखिए जो उस समय का करंट होगा उसको स्किप कर देंगे क्योंकि कोई काम का नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। उस संख्या का चयन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 14, फिर है 17 85, फिर है 92, उसके बाद पूछ रहा है यहाँ। तो देखिए 14 में क्या किए, तो 1 गुना किए, 17 से 85 जाने में कितना गुना किए 5, तो यहाँ से 1 से 5 जाने में कितना बढ़ा 4, तो 5 में अगली बार यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाना है, तो 5 में भी 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 9, तो मतलब यहाँ पे गुना कितना करेंगे 9, तो 92 गुना 9, तो 9 दूनी 18, 9 नमा 81, 9 नमा 81 और 1 82, मतलब इधर भी 4 बढ़ा तो बढ़ना चाहिए इधर भी 4, तो 5 से 9 जाना है, 4 बढ़ेगा तो 9 होगा, तो 92 में 9 गुना करेंगे तो 828। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग के डिमांड पर ये वीडियो लाया हूँ, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको पता है कि मैंने रेलवे का बहुत सारा वीडियो आपको कराया, एनटीपीसी का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया हूँ जो 2025 में एग्जामिनेशन हुआ ग्रेजुएट लेवल का। अभी 2-4 दिन के अंदर ही आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी आंसर किया जाएगा, तो उसका भी मैं कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। पता है आरपीएफ एसआई का मैंने कराया, कांस्टेबल का कराया, जेई का कराया, टेक्नीशियन का कराया, सारे पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया रेलवे के जो 2024-25 में पूछे गए हैं। देखिए ए एक साड़ी को 11 दिन में, बी उसे 20 दिन में, और सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है। तो 11 20 55, तो 11 तो 55 में ही है, 55 ये 5 तो 20 में भी है, तो 4 गुना करेंगे तो 55 गुना 4, मतलब इसका एलसीएम निकल के आएगा 220। ए 11 दिन में 220 काम किया तो 11 ए की एफिशिएंसी 20, बी 20 दिन में 220 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 20, 2 कितना 11, सी 55 दिन में 220 काम किया तो सी का एफिशिएंसी 4। अब कह रखा है कि यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा ए की काम किया जाता है, मतलब पहले काम किया ए और बी साथ मिलकर, पहला दिन काम किया ए और बी, फिर अल्टरनेट में, फिर उसके अगले दिन ए के साथ काम करता है सी, मतलब पहला दिन काम किया ए प्लस बी, दूसरा दिन ए और सी, फिर तीसरा दिन ए प्लस बी साथ में, फिर चौथा दिन ए और सी, तो इस तरीके से ये काम कितने दिन में पूरा होगा। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 20 प्लस 11 मतलब 31 काम, ए और सी का एफिशिएंसी तो 20 प्लस 4 मतलब 34 काम। ये तो पहला दिन, ये दूसरा दिन, तो 2 दिन में टोटल कितना काम हुआ, तो 31 प्लस 24, तो 31 प्लस 24 हो गया सर 55 काम। तो 2 दिन में 55 काम, टोटल काम है 220, टोटल काम है 220,
तो 55 में कितना गुना करेंगे कि 220 आएगा सर? 4। तो 2 में कितना गुना करेंगे? 4। तो 2 में 4 गुना किए तो हो जाएगा 8 दिन, मतलब 8 दिन में टोटल कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य से 10% के बराबर की राशि खर्च की। तो मान लेते हैं कि उसने खरीदा 100 में। अब उसमें ये सीपी है, रिपेयरिंग पे कितना खर्च किया? सीपी का 10%, मतलब खर्च किया 10 यूनिट। उसने एक स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा। तो देखिए 100 + 10, तो टोटल कितना खर्च हो गया? मतलब टोटल सीपी कितना हो गया? 110 यूनिट। अब इस पर 20% का लाभ हुआ और एक्चुअली में लाभ हुआ 2200 रुपये का, मतलब 110 का 20%, 110 का 20% ही क्या हो गया सर? प्रॉफिट। और एक्चुअली में प्रॉफिट हो रहा है 2200 रुपये का। एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ 2200 का। डबल जीरो से ये जीरो गया, तो यहाँ से 22 यूनिट का ही वैल्यू पता चल गया 2200 रुपये, यही प्रॉफिट है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 100 रुपये। तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया? तो देखिए रिपेयरिंग पे टोटल खर्च किया 10 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा सर? 100 गुना 10, मतलब 1000 रुपया। ऑप्शन नंबर 2। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, तो एक बार आप इसे अच्छे से कीजिएगा और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल का अपना कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष में मिला था? तो 2020। ऑप्शन नंबर देखिए, soil degradation is one of the major environment problems being faced these days. A wide range of techniques to conserve soils are mentioned below. Select the incorrect option. तो overgrazing, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं को फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? तो कॉपर टी का उपयोग। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, देखिए ये क्वेश्चन आपको पता है कि अभी जो नया पैटर्न पे एग्जामिनेशन हो रहा है उसके हर एक शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट एक क्वेश्चन नहीं, एक से अधिक संख्या दे रखा है, प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाना, प्रत्येक ओड में 2 घटाएंगे और प्रत्येक इवन में 1 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? ओड में 2 घटाना, इवन में जोड़ना है, तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 3 में 2 घटाए 1, 2 इवन है तो 1 जोड़ेंगे 3, 5 ओड है तो 2 घटाएंगे 3, 2 इवन है 1 जोड़ेंगे 3, 7 ओड है 2 घटाएंगे 5, 6 इवन है तो 1 जोड़ेंगे 7 और 9 ओड है 2 घटाएंगे 7। कर रखा कितना संख्या एक से अधिक बार आया? तो देखिए ये संख्या और 7, टोटल संख्या 2 है, 3 और 7 जो एक से अधिक बार आया है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष वाला। कुछ गुलनार पिटूनिया है, कुछ गुलनार पिटूनिया है, हाँ या ना? सभी पिटूनिया सूरजमुखी है, सभी पिटूनिया सूरजमुखी है, हाँ या ना? कुछ सूरजमुखी गुलजार नहीं है, मतलब यही वाला हिस्सा गुलजार नहीं है, ठीक है, यही वाला हिस्सा गुलजार नहीं है। कुछ सूरजमुखी गुलजार है, कुछ सूरजमुखी गुलजार है, ये वाला हिस्सा देख सकते गुलजार है, मतलब पहला सही है। सभी गुलनार सूरजमुखी है, सभी गुलनार सूरजमुखी है, ये वाला पोर्शन देखिए है नहीं है, तो ये गलत। सभी पिटूनिया गुलनार है, सभी पिटूनिया गुलनार है नहीं, कुछ गुलनार पिटूनिया है, मतलब ये भी बात गलत। कोई सूरजमुखी गुलनार नहीं, कोई भी सूरजमुखी गुलनार नहीं, नहीं सर ये तो सूरजमुखी गुलनार है, तो मतलब ये भी बात गलत। केवल निष्कर्ष 1 सही। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए ये वाला भी आपके एग्जामिनेशन में, लेकिन एग्जामिनेशन में यहाँ शादी का जिक्र किया है, तो इस बार जो पैटर्न में है यही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन वहाँ पर परीक्षा का जिक्र है। सोमवार से रविवार, सोमवार से तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मतलब ये ग्रुप डी में भी सेम पैटर्न था और एनटीपीसी में तो चल ही रहा है, सारे के सारे शिफ्टों में, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, हर जगह ये क्वेश्चन है। कर का सी को एक ठीक बात परीक्षा में शामिल, शादी में शामिल होना, वाई को बी और डब्ल्यू के बीच में, यहाँ पर पकड़ने वाला लाइन है एक्स, एक्स का रखा शुक्रवार को शादी में शामिल होता है, बस। अब आगे पकड़ते हैं, बी को रविवार में, बी रविवार को शादी में शामिल नहीं होता है। अब क्या रखा है, सी को ए के ठीक बाद, केवल जेड को ए से पहले, केवल जेड जो है ए से पहले, बाकी सब ए के बाद, बाकी सब ए के बाद, मतलब ये कंडीशन। आगे क्या रखा है, सी को ए के ठीक बाद, सी को ए के ठीक बाद, और वाई को बी और डब्ल्यू से पहले किसी दिन,
वाई को कह रखा है BOW से पहले, तो मतलब BOW तो यहाँ जाएगा, लेकिन बी यहाँ तो रहेगा नहीं, तो बी यहाँ रहेगा, तो डब्लू कहाँ बैठेगा, यहाँ। तो कह रखा वाई को सप्ताह के किस दिन, तो वाई तो यहाँ है, और गुरुवार, मतलब वाई जो बैठेगा वो गुरुवार के दिन। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे, तो लिथियम और सोडियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि प्रत्येक 8 एलिमेंट के गुण समान पाए गए थे। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा रहा है, आएगा 100% आएगा। यदि इस मूल श्रृंखला के प्रत्येक स्वर को किसी व्यंजन से बदल दे, मतलब जितना भी वोवेल है उसको कॉन्सोनेंट में बदल दे, और प्रत्येक कॉन्सोनेंट जितना भी कॉन्सोनेंट है उसको वोवेल में बदल दे, मतलब सारा वोवेल कॉन्सोनेंट हो गया, सारा कॉन्सोनेंट वोवेल, मतलब उल्टा। तो कहता है इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन होंगे, मतलब व्यंजन, और व्यंजन किस में कन्वर्ट हो गया, वोवेल, मतलब इतने सिंपल सा मतलब है, सारा का सारा कॉन्सोनेंट किस में कन्वर्ट हो गया, वोवेल में, सारा का सारा कॉन्सोनेंट किस में कन्वर्ट हो गया, वोवेल में। तो कह रखा है, और सारा का सारा वोवेल, तो कॉन्सोनेंट कन्वर्ट हो गया वोवेल में, तो मतलब आपको वोवेल चेक करना है, जिसके बाद प्रतीक, मतलब वोवेल के बाद प्रतीक। एक यहाँ पर देखिए, वोवेल के बाद प्रतीक, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, तो टोटल कितना, 1 2 3 4 5, क्योंकि बोल रहा है कॉन्सोनेंट के बाद प्रतीक, लेकिन कॉन्सोनेंट किस में कन्वर्ट हो गया, वोवेल, तो चेक करना वोवेल के बाद, टोटल 5। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मित्र है, रामनिवास, रमेश, राम सिंह, रमन ने एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में PhD की डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने राम सिंह से पहले, रमन ने रमेश से ठीक बाद, रामनिवास सितंबर। अब देखिए, सितंबर में है सर रामनिवास, सितंबर में रामनिवास डिग्री प्राप्त करता है। अब क्या रखा, रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीना पहले, रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीना पहले कौन लेता है, राम सिंह। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने, एक मिनट, रामनिवास ने सितंबर में अपनी डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने राम सिंह से, एक मिनट, रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की, मतलब राम सिंह ने ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की, मतलब ये सितंबर के बाद अक्टूबर, हाँ या ना। रमन ने रामनिवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त, मतलब रमन पहले डिग्री प्राप्त नहीं करता है। अब ये कब करता है, तो बाद में करेगा, तो अक्टूबर के बाद हो गया नवंबर और दिसंबर। रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने पहले, रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद, मतलब रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की, मतलब रमन दिसंबर में तो रमेश नवंबर में। तो रमेश ने अपनी डिग्री किस महीने प्राप्त की, तो रमेश ने अपनी डिग्री नवंबर में प्राप्त की। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 का तो सॉल्यूशन कराते नहीं है, बिल्कुल आसान सा पैटर्न पे पढ़ने वाला क्वेश्चन होता है, बोर्ड मास रूल पे। जहाँ पर बोल रहा माइनस वहाँ गुना कर देंगे, जहाँ गुना है वहाँ माइनस, जहाँ डिवाइड है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ डिवाइड, बोर्ड मास रूल लगा देना, आसान क्वेश्चन होता है। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट टाइम से करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की आयु 55, सोम की आयु 25, कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु का 3 गुना। देखिए, राम की आयु वर्तमान में 55 है, सोम की आयु 25 वर्ष है, तो राम की आयु सोम की आयु का 3 गुना, कितना वर्ष पहले, तो मान लेते हैं x वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु का 3 गुना, मतलब ये इसके 3 गुने के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 55 माइनस x बराबर 25 गुना 3, 75 माइनस 3x। ये इधर जाएगा तो 3x माइनस x 2x, ये 55 इधर गया तो 75 माइनस 55 हो गया 20, 2x बराबर 20, मतलब x बराबर 10, मतलब 10 साल बाद राम की आयु सोम की आयु का 3 गुना होगी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन तालिका वाला क्वेश्चन है सर, ग्राफ वाला। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों का क्रमशः अनुपात। तो गर्ल्स तो यहाँ है सर,
भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान में लड़की नंबर लाइए 135, रसायन विज्ञान में लाइए 195 और जीव विज्ञान में लाइए 165। तो इसी का रेशियो पूछ रहा। ये 15 से कटा 9 बार में, ये 15 से कटा 13 बार में, ये 15 से कटा 11 बार में, मतलब उनके सब्जेक्ट का रेशियो जो हो जाएगा 9:13:11। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए एक घनाभ है, इनके चारों तरफ से पेंट किया, मतलब छह तरफ से इसको पेंट किया, मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। इसका क्या पूछा जा रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 × LV प्लस BH प्लस HL, हाँ या ना, बराबर 2 LB। L यहाँ पर 18.5 है तो B हो जाएगा 12.5 और B अगर 12.5 है तो ये हो जाएगा 10 प्लस H आपका 10 है तो L हो जाएगा 18.5। अब देखिए इस दोनों में 12.5 कॉमन है, ठीक है, तो इस दोनों में 12.5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा 18.5 प्लस 10, तो इधर हो गया 28.5 गुना 12.5, इधर हो गया 10 गुना 18.5 मतलब 185। आप देखिए दो, ये दो एक बार इसके साथ गुना, ये दो एक बार इसके साथ गुना, तो दो इस 12.5 के साथ गुना होगा तो इधर हो गया 25 और इधर बचा 28.5, हाँ या ना। अब ये दो इस 185 के साथ गुना होगा तो 185 गुना 2 तो 370, हाँ या ना। सारे यूनिट cm स्क्वायर में होगा। अब ये 25 28.5 तो 25 पंचे 125 का 5 बचा 12, 25 अठे 200, 200 और 12 212, 21 बचा, 25 दूनी 50 और 21 71, मतलब 712.5 प्लस 370 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5, ठीक है, 2 7 1 8 7 3 10, तो 1082.5 cm स्क्वायर एरिया हो जाएगा जहां पर पेंट पूरा का पूरा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? तो घोंगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो निकटता को, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं सर, 8 मित्र है, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, उनमें से 4 मित्र मेज के कोने पर बैठा है और 4 मित्र भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे। अब समझते हैं, कार्य का ए और सी दोनों सम्मुख कोने में बैठा है, मतलब ए यहां पर है तो सी यहां पर है। अब कर रखा एफ और डी भी सम्मुख कोना पे, तो एफ यहां है कि डी यहां, ये नहीं कर सकते, तो एक और पॉसिबिलिटीज लेना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, अगर हम ए को यहीं रखते, ए को, एक मिनट, ए यहां तो सी यहां, तो अब पॉसिबिलिटीज पे बात करते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर कॉर्नर का बात है, क्योंकि मान लेते हैं अगर एफ यहां पर है तो डी कहां पर होगा? यहां पर। अब मानते हैं कि अगर एफ यहां पर है तो डी कहां पर होगा? यहां पर। दोनों पॉसिबिलिटीज पे लेके कर चलते, कौन सही होगा? जो सही होगा उसी वाला आंसर सही होगा। तो यहां तक हो गया। कर का जी ए और एफ के बीच में, जी ए और एफ के बीच में, यहां पर जी ए और एफ के बीच में, मतलब यहां पर। ये पॉसिबिलिटीज है, इस दोनों में से कोई एक ही होगा, हाँ या ना। अब क्या रखा है? केवल बी ए और डी के बीच में, केवल बी ए और डी के बीच में, यहां पर केवल बी ए और डी के बीच में, हाँ या ना। आगे चलते हैं, एच सी के बाईं ओर ठीक बगल में, एच जो है ना सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर एच ठीक बगल में, यहां भी सी के बाईं ओर एच ठीक बगल में, हाँ या ना। आगे का लाइन, जी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, जी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में। अब देखिए जी के दाईं ओर, जी जो है ना एफ के दाईं ओर है, जी एफ के दाईं ओर क्या है? नहीं, यहां बाईं ओर है, तो होगा कहां पर? यहां पर जी। तो यहां पर देखिए जो जी है ना, अब देखिए जी एफ के दाईं ओर है, यहां पर देखिए जी एफ के दाईं ओर है, नहीं यहां बाईं ओर है। और यहां पर अगर आप जी देखिएगा, जी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, अरे कहां चले गए? नहीं नहीं नहीं, ये तो जी अलग से बैठा दिए,
जी तो यहाँ ही है सर, जी यहाँ है। अब देखिए जी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, जी जो है एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, ये तो बगल में ही है सर। अब यहाँ पर देखिए जी एफ के बाईं ओर है, यहाँ जी जो है ना एफ के बाईं ओर है और यहाँ पे जी एफ के दाईं ओर है, मतलब ये वाला पैटर्न नहीं होगा, ये पैटर्न नहीं होगा, ये पैटर्न होगा। ई जो है ना एच के दाईं ओर दूसरा, एच के दाईं ओर दूसरा, तो एच के दाईं ओर दूसरा मतलब ई यहाँ पर बैठा है। सवाल पूछ रहा है बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, बी यहाँ है तो बाईं ओर तो इधर होगा, बाईं ओर दूसरे स्थान पे जी है, बाईं ओर दूसरे स्थान पे जी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई को इतना लिखा जाता है, नोट को इतना लिखा जाता है, तो डग कितना। टी का मतलब होता है 20, आर का मतलब होता है 18, वाई का मतलब होता है 25। सम कर देंगे 20 20 40, 5 45, 10 55, 8 63, मतलब सम ही है। डग पूछा, डी मतलब 4, यू मतलब 21, जी मतलब 7, 21 4 25, 7 32, मतलब इसका सम 32, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, तो एक्साइज टैक्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था, तो उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी समय लेने वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम लोग सिर्फ उस पर बात करेंगे। मुझे रीजनिंग का वैसे भी उतना हर चीज़ का नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ मैथ में आपको अच्छे से बताता हूँ। बाकी यहाँ पर जो बोलने जा रहे हैं उसको अच्छे से समझिएगा और इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखिए डेट क्या है 10, तो डेट क्या है सर 10 ले लेंगे, हाँ या ना। अब देखिए कब जन्म हुआ, जनवरी में, तो जनवरी के लिए कोड होता है, जनवरी के लिए कोड होता है कुछ, ठीक है। तो जनवरी का कोड आपका होता है सर, वो एक लिस्ट होता है, मैं आपको पूरा क्या करूँगा प्रोवाइड करा दूंगा। तो सुनिए, अगर न्यू ईयर होता है, मतलब समझ रहे हैं ना, नॉर्मल ईयर होता है, अगर नॉर्मल ईयर होता है तो उसका कोड होता है 144025036 अगर लीप ईयर होता है, अगर लीप ईयर होता है तब सारे महीना का कोड हो जाता है 034025036 जिसमें पहला वाला जनवरी, दूसरा वाला फरवरी, तीसरा वाला मार्च, चौथा वाला मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से। तो जनवरी के लिए अब यहाँ पर देखिए 2012 लीप ईयर है, तो जनवरी के लिए लीप ईयर का कोड हो जाएगा 00, हाँ या ना। आगे की ओर बात करते हैं, ये लीप ईयर। अब साल में बात करते हैं, तो साल लास्ट में क्या है 12, तो लास्ट 2 डिजिट ईयर लिखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट ईयर जो कि कितना है 12। अब जो लास्ट का 2 डिजिट ईयर है ना उसको क्या करते हैं, वो एक लीप ईयर है तो उसको लीप ईयर से डिवाइड करेंगे, मतलब 12/4। तो यहाँ पर उसके लिए क्या लिखेंगे, लीप ईयर को जब डिवाइड करते हैं, जब लीप ईयर को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो कितना लीप ईयर बनेगा 2012, मतलब टोटल कितना बनेगा 3। अब सेंचुरी के लिए कुछ लीप ईयर होता है, तो 2012 कौन सा सेंचुरी है, तो 2012 का सेंचुरी का भी कुछ होता है, ठीक है। 2012 का सेंचुरी कोड होता है 06। अब इन सारे डाटा को जोड़ दीजिए, क्या क्या चीज़ जोड़ना, डेट जोड़ना है, मंथ जोड़ना है, जो ईयर पूछ रहा है उसका लास्ट का 2 डिजिट का नंबर जोड़ना है, फिर जो लीप ईयर है उसका कोड जोड़ना है, फिर सेंचुरी, फिर क्या करना है सेंचुरी जोड़ना है कौन सा, तो सबको जोड़ेंगे। तो 12 3 15, 15 6 21, 21 10 31, 21 10 31, टोटल डेज हो गया 31। अब उस 31 को क्या करना है 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना रिमाइंडर बचा, 7 चौक 28, 29 30 31, मतलब 3 डेज रिमाइंडर बचा। और 3 डेज मतलब रविवार के लिए पहला दिन, सोमवार के लिए दूसरा दिन, मंगलवार के लिए तीसरा दिन, मतलब 10 जनवरी 2012 को मंगलवार था, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर आप सभी स्टूडेंट के लिए डिटेल में वीडियो लाऊं तो एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा थ्योरी समझा दूंगा। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत बार पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए आप सबको पता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है सर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा हो गया सर 14 गुना 14। अब देखिए ये 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, फिर सेम कहानी 2 सत्ती 14, 7 सत्ती 49 √3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 7, उनका एलसीएम 434, इनमें से एक संख्या 14 तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है सर फर्स्ट नंबर इंटू
सेकेंड नंबर, ये बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ पर देखिए सर एलसीएम है 434, एचसीएफ है यहाँ पर 7। पहली संख्या यहाँ पर 14, दूसरी संख्या को मान लेते हैं x, वही निकालना है। ये 7 इस 14 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 434 को काटेगा 217 बार में, तो दूसरी संख्या पता चल गया 217, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होते हैं, 6% का लाभ। तो मान लेते हैं कि सर एक वस्तु का सीपीए 100, उसको 14% हानि पर बेचे तो बेचे कितना 86 पर, ठीक है। तो ये सीपी है, ये एसपी है, ये सीपी है, ये एसपी है। कर रखा विक्रय मूल्य में 100 रुपये का वृद्धि होता, विक्रय मूल्य में 100 रुपये का वृद्धि होता, मतलब अब कितने पे बेच रहे हैं सर 86 यूनिट प्लस 100 रुपया पे, तो उसे 6% का लाभ होता। तो 100 पर 6% का लाभ मतलब नया एसपी हो जाएगा 106, और 106 यूनिट बराबर ही 86 यूनिट प्लस 100, ये 86 यूनिट 106 यूनिट की तरफ घटा तो इधर हो गया 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का वैल्यू 100 रुपया। तो पूछ रहा सीपी, तो सीपी है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 20 से 100 जाने में 5 गुना करेंगे, तो इधर भी 5 गुना करेंगे, तो 100 गुना 5 मतलब 500 रुपया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अविलंब के अनुदिश आपतित होती है, तो आपतित किरण अपवर्तित किरण के बीच जो कोण होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्डमास रूल पे बनने वाला आसान क्वेश्चन है, आप खुद से इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 53, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रखा है, अच्छा से पढ़िए। कर रखा है इनमें से कौन सा कथन सही है, जी ग्रेटर, देखिए एन ग्रेटर देन टी, एन इधर है टी इधर है। अब देखिए टी बड़ा है एस से, एस बड़ा है के से, के बराबर एन है, तो यहाँ पर टी बड़ा होगा एन से, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, ये गलत। पी ग्रेटर देन डी, डी इधर है पी इधर है, पी के पहले इधर साइन इधर लेस, नहीं बता सकते बड़ा होगा कि छोटा होगा। जी ग्रेटर देन टी, जी इधर है टी इधर है, देखिए पी टी से बड़ा है, जी पी से बड़ा है, तो जी टी से बड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आम्र वर्ष की घटना किस ऋतु से संबंधित है, तो मैंगो सोवर्स ग्रीष्म, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाली भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था, तो 1973 में सर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस ओ टी एक सीधी पंक्ति में खड़ा है, एक सीधी पंक्ति में कौन खड़ा है, पी क्यू आर एस ओ टी, हाँ या ना। अब क्या रखा, एस जो है ना पी और आर दोनों के ठीक बगल में, मतलब पी और आर दोनों के ठीक बगल में है एस, सीधा ही है लेकिन ऊपर लिख दिए। आर जो है ना, आर जो एस और क्यू, मतलब आर यहाँ है तो क्यू यहाँ, तो आर एस और क्यू के बीच में। अब क्यू का रखा आर ओ टी, मतलब क्यू जो है आर और टी के ठीक बगल में, तो इनमें से क्यू के ठीक बगल में तो कौन है, तो क्यू के ठीक बगल में आर ओ टी, मतलब ये जो पैटर्न बनेगा पी एस आर क्यू टी, तो क्यू के ठीक बगल में आर ओ टी, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये कथन वाला क्वेश्चन है, आइए इस कथन वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद से स्मार्टफोनों और लैपटॉपों की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई। लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे, ये बात सही है। ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटरों का उपयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई बात नहीं है, किया जा सकता है, ये धारणा गलत है, केवल निष्कर्ष 1 सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट फिर से आ गया इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन। क्या कह रखा है, टी बड़ा है जी से, जी से बड़ा है ई, ई बड़ा है एफ से, एफ और बी बराबर है, और जेड बी से भी बड़ा है, तो कह रखा है एफ और जेड बराबर होंगे। हाँ ये हो सकता है, देखिए यहाँ पर समझिए,
एफ बराबर है बी के और बी बराबर है और इक्वल है, सॉरी बी लेस देन इक्वल टू जेड, मतलब एफ बी के बराबर है और बी जो है ना जेड के भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन है, मतलब एफ और जेड बराबर हो सकते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है ई बड़ा है बी से, ई देखिए तो ये भी सही है सर, एफ बराबर जेड, एफ बराबर देखिए एफ बराबर बी और यहाँ पे लेस इक्वल, बी और जेड इक्वल हो भी सकता है, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज बनेगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ई ग्रेटर देन एफ, यहाँ पर है ई ग्रेटर देन एफ, मतलब ये तो 100% होगा, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज का बात है, क्योंकि एफ बराबर है बी के और बी लेस देन इक्वल टू जेड, यानी बी और जेड, बी जो होगा जेड के बराबर होगा या तो जेड से छोटा होगा, तो ये तो दोनों पॉसिबिलिटीज बन रहा है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज बन रहा है तो वो तो 100% उत्तर हो नहीं सकता है, तो केवल निष्कर्ष 2 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? तो ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कम से कम कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं डेली इस वीडियो को लाने का प्रयास करूंगा, आज से शुरू की है तो डेली प्रयास करेंगे, क्योंकि बीच में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी पेपर आ जाएगा तो उसका भी पेपर मुझे कराना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है, 2x प्लस वाई। अब देखिए ये 105 है तो ये कितना होगा सर, एक ही ओर के दो अंता कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये 105 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 105, मतलब ये 75 डिग्री। अब देखिए ये 7 है तो लीनियर पे ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, फिर वही एक ही ओर के दो अंता कोणों का योगफल 180 तो ये 60 होगा तो ये 120। पूछ रहा है 2x प्लस वाई, x 75 है तो 75 का 2 गुना तो 70 दूनी 140, 150 प्लस वाई है 120 तो 150 प्लस 120 270, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, इनमें से किसे पैराशूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो मनीष नरवाल उस समय का करंट है, स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखिए आपको करंट अफेयर से सब अच्छे से करके जाना है। एक व्यक्ति ने 75,000 रुपये की धनराशि 7.5% वार्षिक धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, तो मिश्र धन पूछा है, तो पहले ऐसा ही निकाल लेते। देखिए राशि है सर 75,000 रुपये की, 6 साल के लिए लगाना है, रेट है 7 दूनी चौकदार 1, 15/2%, हाँ या ना, 15/2, अब यहाँ पे 100 से भी मल्टीप्लाई होता है, ये 00 गया, ये 2 तिया 6, 15 तिया 45 गुना 750, मतलब यहाँ पर हो गया 750 गुना 45, हाँ या ना, 0, 25 का 5 बाकी 2, 7 पंचे 35, 5 चौक 20, 35 20 55 2 57 का 7 बाकी 5, 7 चौक 28 5 33, मतलब 33,750 का ब्याज दिया। अब 75,000 रुपये राशि है, अमाउंट पूछा है, 75,000 रुपये राशि है, उसमें से 33,750 रुपये का ब्याज दिया, तो टोटल कितना भुगतान किया, 0 5 7 5 3 8 60 3 10, मतलब 1,08,750, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन, एक्स किसी कार्य को 8 दिन में, वाई उसी कार्य को 12 दिन में, वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, मतलब 8 और 12 का पहले एलसीएम लेंगे 24, एक्स 8 दिन में 24 मतलब एक्स का एफिशिएंसी 3, वाई 12 दिन में 24 मतलब वाई का एफिशिएंसी 2। अब क्या रखा है, एक्स पहले दिन कार्य किया, मतलब पहले 3 आया, फिर दूसरा दिन काम किया वाई, फिर तीसरा दिन काम किया एक्स, फिर चौथा दिन काम किया वाई, तो 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम किए, तो 5, 3 + 2 5 काम। तो पहले 24 काम है तो 5 चौक 20, मतलब समझिए, मतलब 2 दिन में 5 काम, 2 दिन में 5 काम, तो 20 तक ही जाना है, तो 20 काम कितना दिन में, तो यहाँ 4 तो यहाँ 8 दिन, मतलब 8 दिन में कितना काम हुआ 20, 8 दिन में कितना काम हुआ 20। अब अल्टरनेट डे में फिर आएगा एक्स, फिर आएगा एक्स, तो एक्स एक दिन में कितना काम किया 3, अब बचा कितना काम 20 + 3 23, तो बचा एक काम। अब उस एक काम को कौन करेगा सर, उस एक काम को करेगा बी, अब बी का एफिशिएंसी 2, तो कितने दिन में करेगा, तो 1/2, टोटल जोड़ेंगे तो 8 + 1 9, 9 + 1/2 दिन में वो कार्य समाप्त होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे। क्वेश्चन नंबर 68, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके बाद एक व्यंजन और ठीक पहले एक स्वर है? कर रखा है ऐसा कितना प्रतीक है जिनके पहले कॉन्सोनेंट और बाद में वोवेल, मतलब कॉन्सोनेंट वोवेल के पहले प्रतीक, कॉन्सोनेंट वोवेल, यहाँ पर देखिए एक है कॉन्सोनेंट वोवेल के बीच में प्रतीक, और कहीं है जिनके का रखा है ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक बाद व्यंजन, सॉरी उल्टा लिख दिए है,
उल्टा लिख दिए सर, कर रखा है ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक बाद व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट और पहले वॉवेल, मतलब वॉवेल प्रतीक कॉन्सोनेंट, वॉवेल प्रतीक कॉन्सोनेंट एक यहाँ पर है, वॉवेल प्रतीक कॉन्सोनेंट एक यहाँ पर है, वॉवेल प्रतीक कॉन्सोनेंट एक यहाँ पे, टोटल संख्या 3। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिकाएं अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो WBC, ऑप्शन नंबर 3। अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता है, तो विफल लागत, संक कॉस्ट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनेगा, तो एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, मतलब 3 घंटा में 80 km गया, और वह आगे और 2 घंटे में आगे और 2 घंटे की यात्रा करता, नहीं पता कितना गया, तो x किलोमीटर। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 30 है, तो औसत चाल क्या होता है सर? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 80 + x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मतलब 3 + 2 5। ये 30 इस 5 की तरफ गया तो हो गया 150 बराबर 80 + x। तो 150 बराबर 80 + x, तो x बराबर हो जाएगा 70 किलोमीटर, मतलब जो 2 घंटा में गया वो 70 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 73। बिल्कुल आसान पैटर्न पे बनने वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। क्या कह रखा है सर? एंगल ABC, मतलब ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ बराबर है, ठीक है, और साथ में ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। तो पूछ रहा है ट्रायंगल CAB। अब देखिए इसमें ये तो कॉमन साइड हो गया सर, तो SAS से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर ट्रायंगल CAB है, तो यहाँ पर देखिए कैसे बन रहा है, तो CAB, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? DAB। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी होगा ट्रायंगल DAB में, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुआ था। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया है, उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? तो ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, यहाँ पे क्या लग रहा है? हाँ देखिए यहाँ पर 8 से चौगदा जाना है, तो 8 × 2, उसका दोगुना में 2 घटा दिए तो चौगदा आएगा। यहाँ पे 12 है, तो 12 का दोगुना में 2 घटा देंगे तो भी 22 आएगा। 12 दूनी 24, 24 में से 2 गया 22। तो यहाँ पर 21 है, तो 21 का दोगुना हो गया 42, 42 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 40। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, अरुणा से 8 वर्ष कम है। तो मान लेते हैं सर, मान लेते हैं कि अरुणा की आयु x वर्ष, मान लिया कि अरुणा की आयु x वर्ष, तो उसकी बहन की आयु क्या हो गया सर? x - 8। अच्छा अब एक कहानी दे रखा, अरुणा की बहन की आयु 18, मतलब x - 8 का ही वैल्यू 18, तो x बराबर हो गया 26 वर्ष। तो पूछ रहा अरुणा की आयु 26, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि x अरुणा की ही आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, करका एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके कागज पर सूर्य कार्य का स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह अवतल गोलीय दर्पण, ये बात सही है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी नहीं सर, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। अभी ऊपर ही बताए थे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, तो भी गलत है। या एक अभिसारी दर्पण होता है, तो ये बात सही है। तो निष्कर्ष ऑप्शन नंबर 1। आप देखिए 6 गायक है जो एक संगीत कार्यक्रम में अपना योगदान देते हैं, और 12 उनका जो तारीख है 12, 14, 16, 21, 25 और 31 को। हाँ या ना? W का संगीत कार्यक्रम, ठीक है, B का संगीत कार्यक्रम 14 तारीख को है, A का संगीत कार्यक्रम X के संगीत कार्यक्रम के बाद, मतलब X के, अच्छा कर रखा है, A का संगीत कार्यक्रम X के बाद, Y का संगीत कार्यक्रम B के कार्यक्रम से पहले, मतलब Y का कार्यक्रम B से पहले है। और कुछ कर रखा है, A का संगीत कार्यक्रम X के बाद है, केवल A लिखा है, केवल A, तो मतलब केवल A, मतलब 31 को A है तो यहाँ पर होगा X। तो ये तो कहानी खत्म। अब क्या रखा है, W का संगीत कार्यक्रम X से पहले,
डब्लू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले लेकिन 21वां तारीख को नहीं, 21वां तारीख को एक्स से तो पहले होना चाहिए लेकिन 21वां को नहीं, तो डब्लू यहाँ पर होगा। तो एक पर्सन बचा जेड, तो जेड यहाँ पर कर रखा है। 21वां तारीख को किसका कार्यक्रम है, तो जेड का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थिर कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर 3 3BaSO4 + 2AlC3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको बैलेंस करके चेक कर लेना है कि किधर इधर भी एलिमेंट या एटम की संख्या सेम होना चाहिए इधर, तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 में ही है, काउंट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 में ही है। ये उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है, हाँ या ना। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है, बात सही है। चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रित वृत्त हो सकता है, ये भी बात सही है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, बात बिल्कुल गलत है, केवल ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस समय का करंट है, पढ़ सकते हैं, स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना पुराना करंट थोड़ी ना पूछा जाएगा सर। यहाँ पे प्रीशियस को इतना लिखा गया है, क्लियर को इतना लिखा गया, डर्टिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये किस पैटर्न पे दिया गया है। PKLMNOPXYZABC, लेकिन डी है तो डब्ल्यू से तो शुरू होगा नहीं। P, अच्छा अगर ये सेकेंड आर है तो ये फोर्थ आर है, यहाँ एल है तो हो ही नहीं, किस पैटर्न पे है। देखिए मुझे अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मतलब किस पैटर्न में, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, किस पैटर्न में मुझे अभी दिमाग मतलब लॉजिक नहीं लग रहा है। आप लोग को अगर लग गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ऐसा नहीं है थोड़ा सा सोचेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा घिचमिचा के दे दिया है फिगर। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का रखा ए शिक्षाविद, ए यहाँ पर है, बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। ए शिक्षाविद, बहुत छोटा फिगर दिया है। ई शिक्षक, ई कहाँ पर है सर, मतलब ये है शिक्षक, हाँ या ना। डी महिलाएं, डी कहाँ पर है सर, ये मतलब हो गया महिला। बी हो गया पुरुष, मतलब बी हो गया पुरुष, और सी हो गया चिकित्सक, हाँ या ना। तो कह रखा है निम्नलिखित की कुल संख्याओं का योग, वे महिला शिक्षाविद जो शिक्षक है, वे महिलाएं शिक्षाविद जो शिक्षक है, वे महिलाएं शिक्षाविद जो शिक्षक है, महिलाएं शिक्षाविद शिक्षक 19 है। वे शिक्षक जो चिकित्सक है, शिक्षक भी होना चाहिए चिकित्सक भी होना चाहिए, शिक्षक भी चिकित्सक की भी, तो ये वाला पार्ट 20। वे पुरुष जो ना तो शिक्षक है ना ही चिकित्साविद, पुरुष जो ना तो शिक्षक है और ना ही शिक्षाविद, कितना है 28, जोड़ दीजिए 8 9 17, 2 4 5 और 1 6, तो टोटल कितना 67, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फिगर छोटा है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद में से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, तो ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर 3। फिर से आ गया वही वाला क्वेश्चन सर, सभी झरना नाला है, सभी का सभी झरना क्या है सर, नाला। फिर का रखा कुछ नाला खारियां है, कुछ नाला खारी है और कोई भी खारी नल नहीं है, और कोई भी खारी, कुछ नाले खारियां और कोई भी खारी नल नहीं है, वो नाला ये नल है। तो कुछ नल खारियां हैं, कुछ नल खारियां नहीं सर, ये तो बात बिल्कुल गलत है। कोई भी झरना नल नहीं है, कोई भी झरना नल नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, नहीं कर सकते। कुछ नाले झरने, कुछ नाले झरने, ये बात सही है, तो केवल निष्कर्ष 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा बनने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 2 पे पावर x, 4 पे पावर 12 मतलब 2 पे पावर 24, 8 पे पावर 3 तो 8 मतलब 2 का क्यूब, उस पर पावर 3 मतलब 2 पे पावर 9। अब 16 है सर, तो 16 मतलब 2 पे पावर 4, अगर पावर a टू द पावर पे होल पावर n हो जाता तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 16 मतलब 2 पे पावर 4 और उस पर होल पावर 11 मतलब 2 पे पावर 11 गुना 4 44, सब पावर 8 हो जाता, बेस सेम है तो पावर 8, 24 + 9 33, तो x + 33 ये बराबर हो गया 2 पे पावर 44, बेस सेम तो पावर इक्वल यानी x + 33 ये बराबर हो जाएगा 44 के, तो x + 33 = 44, तो यहाँ से x का वैल्यू 11, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर x बटे वाई बराबर 3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर x का वैल्यू 3 यूनिट है तो 3 का स्क्वायर 9 यूनिट स्क्वायर, y का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 यूनिट स्क्वायर, बटे x का वैल्यू 3 है तो 9 माइनस 4, तो 9 प्लस 4 ऊपर तो हो गया 13, नीचे हो गया 9 में से 4 गया 5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो ए और बी के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो देखिए ये एजी इस NO3 के साथ जाएगा, ये KBr के, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है तो AgNO3 और KBr बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए थीटा एक न्यून कोण है। अब देखिए कोसेक थीटा को लिख सकते हैं सर 1/sin थीटा, माइनस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, और उसका क्या है सर होल स्क्वायर। और यही वैल्यू यहाँ पर है 1 माइनस कोस थीटा बटे ए, उसको बाद में करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा अगर एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब सेपरेटली स्क्वायर कर देंगे तो इधर हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा नेक्स्ट टर्म में बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसी को नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कट गया, सॉरी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा 2 बार आएगा। अब यही वैल्यू यहाँ पे कर रखा 1 माइनस कोस थीटा बटे ए के बराबर है, तो ऊपर में यहाँ भी 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कोस थीटा, तो ए किसके बराबर, तो 1 प्लस कोस थीटा के, तो ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए LHS में एलिमेंट्स की संख्या, एटम्स की संख्या, RHS में एटम की संख्या दोनों सेम होनी चाहिए। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आप अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पे सारे के सारे डाटा को है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इंक्रीजिंग ABCD के रूप में सरिया है, और वो सारा का सारा ये डिजिट है ना, इसको कैसे सरिया दिया है सर, वो सरिया दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि देखिए D के बाद E, OOOPQRT, उसी तरीके से C के बाद EF, तो यहाँ पर जो वर्ड है ना उसी को, तो ACC। अब देखिए I के बाद L आता है, तो I पहले होना चाहिए, L इधर, ये खत्म, ए के बाद ई के बाद आई के बाद एन होता ही है, तो यही पैटर्न है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सरियाना। अल्फाबेटिकल मतलब इंक्रीजिंग, अल्फाबेटिकल का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है वही सरियाना है, बाकी सब में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति है शांति और कृति, उनके बीच आयु का अनुपात है 7:3। 5 वर्ष के बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद शांति की आयु, तो 5 वर्ष बाद शांति की आयु कितना होगा, 7 यूनिट प्लस 5 = 40 वर्ष। तो 7 यूनिट का वैल्यू 5 घटेगा तो 40 में से 5 घटा 35 वर्ष, तो 7 यूनिट का वैल्यू 35 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद कीर्ति का आयु, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 3 यूनिट का वैल्यू होगा 3 गुना 5 मतलब 15 वर्ष। ये तो वर्तमान में आयु है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो 15 + 5 मतलब 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का 2 तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है और उनकी लंबाइयां समान है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 16 गुना है, मतलब आर ए जो है ना वो आर बी का 16 गुना है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आर बराबर होता है ρ × L/A। अब देखिए उनकी लंबाई भी सेम रखा है, तो यहाँ पर और क्षेत्रफल अलग अलग है, क्षेत्रफल अलग अलग है, तो यहाँ पर देखिए RA/RB निकालेंगे, RA/RB, और RA हो जाएगा ρ × L/, एरिया पहले वाले का जिसको ले देते A1, इधर हो जाएगा ρ × L/A2, रो एल से रो एल कट गया, A2 ऊपर चला जाएगा। RA क्या है, RB/16, RA के जगह पर रख दे RB × 16/RB। अब A2 तो ऊपर चला गया, A1 इधर आ गया, तो RB से RB कट गया। तो कर का तार A और तार B का एरिया का अनुपात, मतलब तार A तो A1 को बोले थे, तो A1/A2 कितना होगा, तो ऊपर नीचे तो 16 नीचे आ जाएगा, तो 1/16, मतलब उनके एरिया का रेशियो 1:16, क्योंकि देखिए 16/1 बराबर A2/A1, तो A1/A2 बराबर हो जाएगा 1/16, ऑप्शन नंबर 3। अब इस ग्राफ से क्वेश्चन का उत्तर देना है। कंपनी ए के लिए 2015 से 2016 तक उत्पादन में, कंपनी ए तो इससे दर्शाया, मतलब ये 2015 से 16 तक उत्पादन में कितने की कमी, तो यहाँ पर देखिए 3 से 2.5 हो गया, 3 से 2.5 मतलब 0.5 का कमी, 3 पर तो 100 पर कितना,
यही नहीं है सर, ये तो 3 है, 3 से 2.5 हो गया, तो 0.5 का कमी। तो यहाँ पे 50/3, 50/3 मतलब 16:2/3%। एक भी ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में, या तो ऑप्शन एरर है या तो क्वेश्चन एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर पर मिनट की चाल से चलता है, तो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है सर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। आप देखिए 100 मिनट तक 20 मिनट पर मिनट की स्पीड से चला, मतलब 1 मिनट में 20 मीटर, तो 100 मिनट में कितना गया, तो 20 गुना 100 मतलब 2000 मीटर प्लस। अब देखिए 50 मिनट तक चला तो 1 मिनट में 70 मीटर, तो 50 मिनट में कितना चला होगा, तो 70 गुना 50 मतलब 3500 डिवाइडेड बाय टोटल कितना चला, तो 100 मिनट प्लस 50 मिनट मतलब 150 मिनट। 0 0 0 कटा, 350 प्लस 200 मतलब हो गया 550/15। हाँ है ना, 3 से 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटे 110 बार में, तो मतलब हो गया उसका एवरेज स्पीड 110/3 मीटर पर मिनट। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, तो A/B/C, तो यहाँ पर देखिए B तो सेम ही है, तो इक्वल भी करने की आवश्यकता नहीं है, तो ABC का रेशियो हो जाएगा 2:3:4। इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन हर शिफ्ट आसान नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। देखिए ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये सही पैटर्न आपको नजर आ रहा। पोटेशियम के बाद सोडियम, जिंक, कॉपर, Hg, Ag, तो यही इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। बाकी आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आज से मैं प्रयास करूंगा डेली आरआरबी ग्रुप डी का जो पीवाईक्यू सेट 2000 मतलब आरआरबी ग्रुप डी का जो 2022 में एग्जामिनेशन हुआ है उसके प्रश्नों का मैं कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराऊं। आपको पता है कि अभी अभी जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन चला था 5 जून से 24 जून के बीच में, तो उसका मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया। उसी तरीके से आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल, आरआरबी एएलपी, CBT1, CBT2, आरआरबी जेई टेक्नीशियन, इस सब के मैंने सारे प्रश्नों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया। सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया, जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न वहां से और यहाँ से देखने को मिलेगा आरआरबी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में। और 2 से 4 दिन के अंदर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी पेपर आ जाएगा, तो उसका भी मैं आपको पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।